So guys, let's start with the fourth. Uh, you must be knowing me, C.A. Vishal, myself, C.A. Vishal Kumar Singh. Let's start with the fourth day session, which is reconciliation techniques. So earlier to that, we have already done our sales transactions and purchase transaction, input and various block credit and reversals. So our fourth session, basically इट इज जो जो भी जीएसटी में रिकंसिलेशन करने होते हैं वो रिकंसिलेशंस के ऊपर है। ठीक है। तो ब्रॉडली देखा जाए तो जीएसटी में टू टाइप्स के रिकंसिलेशन होते हैं। एक सेल्स का रिकंसिलेशन होगा और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन होगा। ठीक है। सो जब भी सेल्स का रिकंसिलेशन करते हैं तो उसका करने के पीछे का रीजन क्या है, नीड क्या है। ओके। कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पहले पूछते हैं इसकी जरूरत क्या है। सो सेल्स का रिकंसिलेशन जब हम करते हैं तो उसकी नीड क्या है, दूसरा उससे उसको करने से क्या होगा। ठीक है। एंड सेकेंड इज इनपुट टैक्स वर्सेस इनपुट टैक्स रिकंसिलेशन या आईटीसी रिकंसिलेशन, सिंपली वी कॉल्ड इट। सो आईटीसी रिकंसिलेशन के भी जरूरत क्या है और उससे क्या फायदा होगा, ये बेसिकली हमारा आज देखना है। एंड द मैंने ये सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग एंड सेकंड सेशन माय असिस्टेंट कल्पेश संखवा, he will be taking the Excel part. So ये सेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में नीड क्या है और क्यों करना चाहिए, एंड सेकंड सेशन इज कि कैसे करना चाहिए। कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो स्पेसिफिकली आप एक्सेल शीट यूज करके इसको अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हो। 100% तो एक्सेल आपको नहीं करके देगा, बट 99% आपका ये रिकंसिलेशन एक्सेल के थ्रू हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट सेशन जो मैं लेने वाला हूँ उससे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो हमारा आज का वेबिनार है वो दो सेशन में डिवाइडेड है। एक में रिकंसिलेशंस आएंगे जिसके बारे में मैं बात करूंगा, और दूसरा प्रैक्टिकल टेक्निक्स होंगी जो कि एक्सेल्स के बेस होंगी। ठीक है। जो कल पेश लेगा आज। ओके। तो सेल्स में जो रिकंसिलेशन आते हैं तो ब्रॉडली बहुत सारे रिकंसिलेशन हम लोग बना सकते हैं, बट मुझे जो लगता है जो इम्पोर्टेंट रिकंसिलेशन है वो दो है, और उसके अलावा और एक रिकंसिलेशन है वो भी हम बात करेंगे। सो दो रिकंसिलेशन कौन से है, एक प्री रिकंसिलेशन है, एक पोस्ट रिकंसिलेशन है। प्री रिकंसिलेशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो आप लोग हैं वो ई इनवॉइसिंग में होंगे, बिकॉज योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। सो अगर आपका टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ देन यू ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू यू, विच मीन्स योर सेल्स डेटा इज ऑलरेडी देयर ऑन द जीएसटी पोर्टल। ओके। सो वो जो सेल्स डेटा है इन केस ऑफ बी टू बी ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, हमने बात की थी कि कौन कौन से उसके एक्सेप्शन है जिसमें ई इनवॉइसिंग नहीं करना पड़ता, बट ब्रॉडली बी टू बी ट्रांजेक्शन एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एंड एससीजेड ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग। तो ये जो ई इनवॉइसिंग वाले ट्रांजेक्शन हैं ये ऑलरेडी जब आप इनवॉइस जनरेट करते हो ये आईआरएन पोर्टल पे जाके सेव हो जाता है, एंड फिर यही डेटा माइग्रेट होता है जीएसटी पोर्टल पे। ओके। सो जब ये जीएसटी पोर्टल पे माइग्रेट होता है तो जीएसटी पोर्टल से एक रिपोर्ट निकलता है जीएसटीआर 1 के टाइम पे। उसमें ऑलरेडी ये सारे इनवॉइसेस जो भी आपने पूरे साल किए होंगे, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर मंथ में जितने भी आपने इनवॉइस रेस किए होंगे वो सारे इनवॉइसेस वहां पे लिस्ट डाउन होते हैं। ठीक है। तो बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 हमें ये रिकंसिलेशन करना पड़ता है। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ प्री रिकंसिलेशन, बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। ओके। सो ये जो प्री रिकंसिलेशन होता है इसकी जरूरत क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर हमने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर हमें ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ, दूसरा रिकंसिलेशन होता है ऑलरेडी जो जीएसटीआर में डेटा गया हुआ है वर्सेस बुक्स। ये जनरली हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग टैक्स ऑडिट कर रहे होते हैं, पूरा साल खत्म हो चुका होता है, 31 मार्च को, मार्च के रिटर्न के बाद हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर 9/9 से ही जब भी फाइल करते हैं तब ये रिकंसिलेशन कर रहे होते हैं। इससे बेटर अगर आप इसको क्वार्टरली या मंथली या फिर पीरियोडिकली अगर आप करते हो तो आपको ये डिस्क्रिपेंसी तभी पता चल जाएंगी। इसका काफी इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, कि अगर आप एक साल के बाद करते हो और एक साल के मतलब अगर पीरियोडिकली करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है। सो कॉमन डिस्क्रिपेंसीज जो मिलती हैं
जब भी हम ये रिकंसिलेशन करते हैं तो कुछ कॉमन डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जो दोनों में कॉमन है। दोनों सेल्स रिकंसिलेशन में कॉमन ही है, बिकॉज हम लोग सेम ही चीज कर रहे हैं, एक प्री कर रहे हैं, एक पोस्ट कर रहे हैं। प्री में हम लोग बेसिकली B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट एंड SEZ ट्रांजेक्शन जो आयरन पोर्टल के थ्रू माइग्रेट होते हैं GST पोर्टल पे, उनका रिकंसिलेशन विद आर बुक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या उससे फाइंडिंग्स होते हैं, कॉमन डिस्क्रिपेंसीज क्या मिलती है हमें? एक तो मिसिंग इनवॉइसेस होते हैं। मे बी ऐसा होगा कि कोई इनवॉइसेस आपका GSTR1 में होगा और या GSTR1 में नहीं होगा, आपके बुक्स में होगा। तो क्या क्या इशू हो सकता है? मे बी जब आप आयरन जनरेट कर रहे होंगे तब उसका आयरन जनरेट नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए वो माइग्रेट नहीं होता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये भी होता है कि आपने आयरन जनरेट कर भी दिया बट वो माइग्रेट नहीं होता है कभी कभी पोर्टल पे। तो अगर वो पोर्टल पे माइग्रेट नहीं हुआ है तो फिर वो GSTR1 में भी डेटा नहीं आया होगा। बेसिकली आयरन पोर्टल से GST पोर्टल पे अगर वो माइग्रेट नहीं हुआ है तो वो GSTR1 में भी नहीं दिख रहा होगा, वेयर एज यू हैव द वैलिड आयरन नंबर। ओके, सो दूसरा क्या हो सकता है? GSTR1 में मिला बट बुक्स में आपके नहीं है। ठीक है, तो अगर बुक्स में नहीं है कोई इनवॉइस और GSTR1 में है, तो पॉसिबिलिटी इज कि आपने वो इनवॉइस रेज किया होगा बट देन यू हैव कैंसल फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट यू फॉरगॉट टू कैंसल फ्रॉम द आयरन पोर्टल। एज यू नो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, कि आफ्टर 24 आवर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कैंसल इनवॉइस ऑन द GST iron portal. Either you have to raise a credit note or you have to cancel within 24 hours. Okay, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इनवॉइसेस GSTR1 में दिख रहे हैं बट आपके बुक्स में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इनकरेक्ट इनवॉइस वैल्यू ऑफ टैक्स रेट्स। सो इनकरेक्ट इनवॉइस वैल्यू कैसे होती है? ये बहुत कॉमन इशू है। जब भी आप शिपिंग बिल, शिपिंग चार्जेस या फ्रेट चार्जेस ऐड करते हो आपके इनवॉइस में, तो बहुत बार ये डेटा नहीं जाता है। सिर्फ आपका जो गुड्स का डेटा है, टैक्सेबल जो डेटा है, सिर्फ वही आयरन पोर्टल पे अपलोड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पार्टी को 100 रुपीज का बिल इशू किया विच इंक्लूड द फ्रेट चार्जेस, बट पोर्टल पे आपका 95 रुपीज ही दिख रहा है, तो पार्टी के लिए तो मिसमैच हो गया। ओके, सो अगर if your party is using SAP or something, तो SAP तो straight away आपको रिपोर्ट दे देगा कि this party has not filed the GST return. ओके, सो ये सारे कॉमन एरर हैं जो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो बिफोर फाइलिंग योर GSTR1. ओके, दूसरा होगा डुप्लीकेट एंट्रीज और मिसिंग ई इनवॉइसिंग डेटा। तो बहुत बार डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो जाती हैं। जनरली सेम इनवॉइस कैन नॉट बी अपलोडेड ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल, बट बहुत बार आपने अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया, डैश चेंज कर दिया या कोई भी एक अल्फाबेट चेंज कर दिया या स्पेस दे दिया, तो GST पोर्टल के लिए यूनिक नंबर हो जाता है। तो ये भी आपका पोर्टल पे अपलोड हो सकता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हमने कोई इनवॉइस ऑलरेडी अपलोड किया, पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टी ने बोला चेंज करके देने के लिए, आपने करंट डेटेड न्यू इनवॉइस रेज किया और पार्टी को दे दिया। तो अभी इस केस में आप पुराना वाला जो GS इनवॉइस था उसको कैंसिल करना भूल गए। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, आपने तो टैक्स उसका दोनों दोनों इनवॉइसेस का टैक्स पे कर दिया है, लेकिन आपको ये समझेगा भी नहीं बिकॉज आपके बुक्स में तो एक ही इनवॉइस है, पोर्टल पे दो इनवॉइस हैं। ठीक है, आपने टैक्स भी भर दिया विच मीन्स आपका जो कैपिटल है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है GST पोर्टल के साथ में। और जैसा कि इसमें एक टाइम लिमिट है कि वो टाइम लिमिट के बियॉन्ड आप वो उस पर क्रेडिट नोट पास भी नहीं कर सकते हैं, जो कि अभी 30 नवंबर हो गया लास्ट डेट टू अपलोड द क्रेडिट नोट फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सो उसके फॉलोइंग 30 नवंबर तक ही आप कोई भी क्रेडिट नोट अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे। उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसकी डेट है तो 30 नवंबर के बाद अगर आप उसको अपलोड करने की कोशिश करते हो तो इससे क्या होगा? GSTR जनरली सेल्स में अगर आपका कोई भी इशू रहता है तो अगर आप उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लोगे तो आपका डेटा हमेशा वेंडर के डेटा के साथ में, आपका जो भी जिनको आप सेल कर रहे हो उनके साथ मैच होगा, और मिसमैच होने के चांसेस जितने कम होंगे उतने आपके हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप्स रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आइदर दे विल स्टार्टिंग होल्ड बैक योर GST अमाउंट, आपका GST अमाउंट वो होल्ड बैक कर लेंगे, आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू देंगे। इन दैट सिनेरियो आपको काफी सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगा जो आपको बैंक वगैरह से लेना पड़ेगा, जिसके लिए देयर इज अ कॉस्ट। ओके, सो ये सारे सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपका GSTR1 बहुत एक्यूरेटली फाइल होना चाहिए। जैसे हमारा GSTR1 एक्यूरेटली फाइल होगा तो
सामने वाले वेंडर को कभी भी टू वे रिकंसिलेशन में इशू आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो टू वे रिकंसिलेशन की बात करेंगे। बट ये टू वे रिकंसिलेशन भी क्या है, जो बाकी सब लोग GSTR1 फाइल कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही टू वे जनरेट होता है अदर पार्टी के लिए। तो जितना एक्यूरेटली आप GSTR1 फाइल करोगे उतना ही कम इशू आपके टू वे में फेस होगा। आपको नहीं, मतलब आपके वेंडर्स को टू वे में कम फेस होगा। ठीक है, तो ये था सेल्स रिकंसिलेशन की बात। अभी इनपुट टैक्स, अच्छा इसमें और एक रिकंसिलेशन मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। और एक रिकंसिलेशन सिंपल सा है, 1 वर्सेस 3B। बहुत बार हम लोग क्या होता है कि कोई इनवॉइस फाइल कर दिया 1 में, लेकिन 3B के टाइम पे पता चला कि वो इनवॉइस नहीं फाइल करना था। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि क्रेडिट नोट पास कर देते हैं, या फिर GSTR3B भरते टाइम उस पर टैक्स नहीं भरते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे, बिकॉज अभी क्या होता है GSTR1 का डेटा जो भी सेल्स लाइबिलिटी आपकी होती है वो ऑटो पॉपुलेट होती है 3B में। अगर आप उसको कम करोगे तो वो रेड हो जाता है, और ज्यादा करोगे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो तो। ठीक है, तो जब भी आप कम करते हो तो मेक श्योर कि आप उसका पहले उस रिलेवेंट GSTR1 में भी उसको अमेंड कर दो। ठीक है, अगर आप उसमें GSTR1 में अमेंड नहीं करते हो, 3B में सिर्फ उसको अमेंड कर रहे हो और बाद में GSTR1 में अमेंड करना भूल जाते हो, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट वापस आपसे रिकवरी कर सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने 3B में कर दिया एंड देन यू फॉरगॉट टू मेक द अमेंडमेंट इन GSTR1। तो इसके लिए आप हर मंथली जब भी आपका GSTR1 और 3B फाइल होता है, प्लीज मेक श्योर कि आपके दोनों फिगर मैच हो रहे हैं, और अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो उसका रिकंसलेशन आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट की वजह से वो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर करेंगे तो आपका ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि आपने GSTR1 में कोई डेटा फाइल नहीं किया है लेकिन 3B में उसका इफेक्ट ले लिया इनवॉइस का, तो उससे आप बच सकते हो। तो नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स रिकंसलेशन। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज हमने ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं चीजें। सिर्फ मैं आपको रिकंसलेशन वाला पार्ट बता रहा हूँ। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सेल से कैसे आप रिकंसलेशन कर सकते हो, वो अब हमें देखना है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स रिकंसलेशन ये काफी बड़ा इशू है। मार्केट में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलते हैं। जब भी GST डिपार्टमेंट से ऑडिट या असेसमेंट आता है सबसे पहले वही लोग यही मांगते हैं कि आपका 2B में नहीं दिख रहा है, 2A में नहीं दिख रहा है। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसिलेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सो डिपार्टमेंट ना जब भी डिग करता है ना तो सबसे पहले उसका पॉइंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिट है, और GS जो आप पे कर रहे हो दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी। तो बेनिफिट है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? कि सेल्स में तो आपको कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है आपको सही रेट से टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे कर देना है। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, इट इज नॉट द राइट, एज सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट इज नॉट द राइट ऑफ द टैक्स पेयर, इट इज अ बेनिफिट एक्सटेंडेड बाय द एक्ट। So since it is a benefit, then we have to fulfill some conditions, which are laid down in section 16. So वो कंडीशन को हमें फुलफिल करना होता है, तो उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि वो 2B या 2A में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर उसमें रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, इतना जरूरी है, तो फिर हमें वो रिकंसलेशन करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो रिकंसलेशन करते टाइम हमें कौन से रिकंसलेशन होते हैं? फिर से जैसे मैंने GSTR1 के टाइम में आपको बताया, सेल्स रिकंसलेशन के टाइम, कि एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। ठीक है, तो प्री रिकंसलेशन क्या होता है और पोस्ट रिकंसलेशन क्या होता है? ओके, सो माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, राइट? नाउ इट इज फाइन, someone can ensure that, yeah, okay. ओके, सो व्हाट इनपुट प्री रिकंसिलेशन क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एंड पोस्ट रिकंसिलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बुक्स वर्सेस GSTR2B, एज यू नो कि वी कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट based on GSTR2B only if the invoice is reflected in GSTR2B, then only I can get the credit. Okay, तो जब भी हम GSTR3B रिटर्न फाइल करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, तो हमें उस पर्टिकुलर मंथ का 2B रिकंसिलेशन करना पड़ता है अपने बुक्स के साथ में। ठीक है, अपने परचेज रजिस्टर के साथ में।
तो वो जो रिकंसिलेशन होता है वो सिंस इट इज बिफोर फाइलिंग योर जीएसटीआर 3B, देन वी कैन से इट एज अ प्री रिकंसिलेशन बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। ओके, तो जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन से क्या होता है, देखिए डिफरेंस दोनों से सेम आने वाले हैं। हम लोग 2B रिकंसिलेशन करें या 2A रिकंसिलेशन करें, दोनों से सेम आने वाला है जो भी आउटकम आएगा। बट 2B रिकंसिलेशन हम लोग रिटर्न फाइलिंग करने के पहले करते हैं, और 2A रिकंसिलेशन हम लोग कब करते हैं, इसका रीजन भी बता देता हूँ। जब भी आप 2B रिकंसिलेशन करते हो तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके कुछ पार्टीज ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, या कुछ पार्टीज के इनवॉइसेस पोर्टल पे अवेलेबल है बट आपके पास में बिल्स नहीं है, ठीक है। तो जब आपको पता चलता है कि आपके पोर्टल पे कुछ इनवॉइसेस नहीं अपलोडेड हैं आपके वेंडर से, तो आप क्या करते हो, वेंडर से फॉलो अप लेते हो। लेकिन वो वेंडर फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि क्वार्टरली में रिटर्न फाइल करता हूँ, मंथली में रिटर्न फाइल करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि आपके लिए काम बढ़ जाता है काफी सारा। और वो सिंस ड्यू डेट पे हम लोग सब प्रेशराइज रहते हैं और हमने वो ध्यान नहीं दिया, तो फॉर एग्जांपल कोई मई का इनवॉइस था जो हमें जुलाई में रिफ्लेक्ट हुआ, बट जुलाई में हमने डेटा देखा तो वो जुलाई का जब बुक्स के हिसाब से जो परचेस था उसमें वो इनवॉइस था नहीं, तो हमने उसका क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन वो इनवॉइस तो ऑलरेडी हमारे बुक्स में मई में था, ठीक है। तो ये चीज का रिकॉर्ड जो लोग रखते हैं बहुत अच्छी बात है, रखते हैं और फिर रिकंसलेशन करके क्रेडिट ले लेते हैं। बट सब केस में ये पॉसिबल होता नहीं है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये छूटने के चांसेस रहते हैं कि ये पर्टिकुलर क्रेडिट हमने जब हम लेने के लिए गए तब पोर्टल पे नहीं था, जब पोर्टल पे था तो हमें पता चला ये हमारे बुक्स में नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर मंथ में तो होगा नहीं, वो हमने तो जब उसकी डेट होगी तब वो उस पर्टिकुलर मंथ में उसकी एंट्री की होगी। तो उस केस में ना जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन रोल प्ले करता है। जीएसटीआर 2A मतलब 2A और 2B का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 2B एक कट ऑफ डेट से चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कि सितंबर के जीएसटीआर 2B में कौन से ट्रांजेक्शन दिखेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, जिन्होंने भी अपने रिटर्न अगस्त बता रहा हूँ वापस से, जिन्होंने भी अपने रिटर्न अगस्त के टाइम के बाद फाइल किए और सितंबर के रिटर्न टाइम पे फाइल किए, ठीक है, समझे मेरा पॉइंट। अगस्त के रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किए, बिकॉज अगर वो ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है तो वो अगस्त के जीएसटीआर 2B में तो नहीं रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो सितंबर के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। और सितंबर के रिटर्न जिन्होंने टाइम पे फाइल किए वो आपके सब 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, सितंबर के 2B में, ठीक है। तो ये सिंपल समझ सकते हो कि जो भी रिटर्न अगस्त के बाद में फाइल हुए हैं, मतलब बट ऑफ कोर्स वो सितंबर के बीच में ही फाइल होने चाहिए। अगर अगस्त का रिटर्न मैं अक्टूबर में फाइल करूंगा तो फिर वो अक्टूबर के 2B में दिखेगा। अगर 1-2 दिन लेट हो गया अगस्त का रिटर्न, या 4-5 दिन या 1 महीने तक लेट हो गया, तो वो पर्टिकुलर इनवॉइसेस और सितंबर के जो जिन्होंने टाइम पे फाइल किए वो सब आपके 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन जीएसटीआर 2A में क्या रिफ्लेक्ट होगा, इररिस्पेक्टिव आप कभी भी रिटर्न फाइल करो, आपको सितंबर का इनवॉइस सितंबर के 2A में ही दिखेगा। वो 6 महीने के बाद फाइल करेगा तो भी आपके सितंबर के 2A में दिखेगा, वो 8 महीने के बाद फाइल करेगा तो भी सितंबर के 2A में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2B हमारे बुक्स के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, 2B फाइलिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन 2A हमारे बुक्स के हिसाब से चलता है, बिकॉज हमने बुक्स में तो सितंबर में एंट्री की होगी उस पर्टिकुलर इनवॉइस की, और 2A में भी वही पर्टिकुलर मंथ में दिखेगा। तो यहाँ पे मैच करना आसान हो जाता है दोनों को। तो हम लोग ये पीरियडिकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्टर एंड हुआ, आपने क्वार्टर एंड के बाद रिटर्न फाइल कर दिया अपना, फॉर एग्जांपल अभी सितंबर क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल कर दिया। नाउ आपके पास कोई ड्यू डेट का प्रेशर भी नहीं है, तो आपका सिंस ऑलरेडी आपने सितंबर का रिटर्न फाइल कर दिया, तो अब आप पर्टिकुलर क्वार्टर का लेके 2A और आपकी बुक्स लेके एक बार रिकंसाइल करोगे तो आपको समझेगा कि कौन से इनवॉइसेस आपके लेने बाकी हैं, या अभी भी आपके वेंडर्स ने इनवॉइसेस नहीं अपलोड किए हैं, ठीक है। तो सिंस आपको पता है कि GSTR 1 IFF फैसिलिटी है, क्यूआरएमपी में जो मिलता है, तो सब लोग IFF अपना फाइल नहीं करते हैं बिकॉज इट इज ऑप्शनल। तो उस केस में मिसिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट फाइलिंग योर GSTR 3B रिटर्न आप 2A रिकंसिलेशन एक बार कर लीजिए। आप इसको पीरियोडिकली कर सकते हो,
क्वार्टरली करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज क्वार्टर में सारे इन्वॉइसेस अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं इसमें, या बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। सो इसके बेनिफिट है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी, फॉर एग्जांपल आपके बुक्स में है पोर्टल पे नहीं है, तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, फिर टाइमली करेक्शन, अगर आप टाइम पे करेक्ट कर लेते हो, आपके वेंडर से फॉलो अप लेके आप टाइम पे करेक्ट करा लेते हो, तो आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट जीएसटी लायबिलिटी, आपको एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा उस अगर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो। नेक्स्ट इज इफिशिएंट ऑडिट, डिपार्टमेंट हमेशा ये रिकंसिलेशन मांगता है, तो अगर आप ये रिकंसिलेशन प्रिपेयर करके रखोगे तो डिपार्टमेंट अगर पूछता है तो आप डिपार्टमेंट को ये सबमिट कर सकते हो, तो डिपार्टमेंट का रिलायंस भी रहेगा आपके ऊपर कि आप प्रॉपरली जीएसटी एक्यूरेटली आपके जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है अगर आप ये रिकंसिलेशन करते हो तो। हाँ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप वेंडर के पास नवंबर के बाद जा रहे हो, आपने एडोक बेसिस पे ले लिया कि 2B में 100 रुपीज दिख रहा है, मेरे बुक्स में 100 दिख रहा है, तो मैं 100 रुपीज का क्रेडिट ले लेता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि फॉर जो 2B में 100 रुपीज दिख रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी ने गलती से आपका जीएसटी नंबर यूज कर लिया हो, जो अगले महीने में वो डिलीट कर देगा, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वेंडर ने आपका अपलोड नहीं किया है। और जब डिपार्टमेंट बोलेगा आपको कि आप हमें रिकंसिलेशन दीजिए मंथली, आपका परचेस रजिस्टर के साथ में 2B रिकंसिलेशन की कौन से बिल के सामने आपने लिया है, तो वो बिल तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज वो आपका बिल था ही नहीं, किसी और का बिल गलती से आपके 2B में आ गया था। तो वो केस में डिपार्टमेंट क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपने कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो ये सारे बेनिफिट हैं रिकंसिलेशन करने के। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्या डिस्क्रिपेंसीज मिलती है हमें जब भी हम रिकंसिलेशन करते हैं तो। सो कॉमन डिस्क्रिपेंसीज होती हैं कि इनवॉइस मिसिंग होता है 2A 2B में बेसिकली। जो भी हमारे जिनसे भी हमने परचेस किए हैं, जिनसे भी सर्विसेज लिए हैं, इनवर्ट सब सर्विसेज लिए हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत जीएसटी नंबर पे फाइल कर दिए हैं, या फिर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, या फिर उन्होंने गलती से B2C दिखा दिया है। तो ये इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपके 2B में या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो आपका ही लॉस है, बिकॉज यू हैव सिंस यू मस्ट हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट टू दैट वेंडर। आपने उसको जीएसटी इनपुट का पैसा ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका लॉस है। फिर बाद में आप लिटिगेशन में जाते हो उसके साथ, क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट बेसिकली आपके वेंडर रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। और वो लोग भी बोल सकते हैं कि आपने जब रिकंसिलेशन किया था आपने ये तभी बताना चाहिए था, तो वी कैन रेक्टिफाई आफ्टर 1-2 साल के बाद। हम लोग उनको बताते हैं टाइम लिमिट ड्यू डेट खत्म होने के बाद, तो फिर वो लोग भी इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनवॉइस नॉट इन बुक्स। अच्छा, ये भी एक जहां जहां पे भी परचेस डिपार्टमेंट और ये पीओ सिस्टम फॉलो होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो परचेस डिपार्टमेंट रहता है उनके पास इनवॉइस रहता है, बट जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं अकाउंटिंग में उसकी एंट्री नहीं हुई होती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में इनवॉइस रह जाता है। तो अगर ऐसा कोई इनवॉइस है आपका जो बुक्स में नहीं है बट पोर्टल पे दिख रहा है, तो आपको एक बार आपके परचेस डिपार्टमेंट से चेक कर लेना चाहिए, या फिर जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है हु कलेक्ट दीज बिल्स या हु मेड दीज परचेसेस, आपको एक उनसे एक बार डिटेल ले लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगर आप नहीं लोगे उस पर्टिकुलर मंथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपका उतना एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो हो, मतलब आउटफ्लो होगा। ठीक है, टू सेव द इंटरेस्ट कॉस्ट जनरली आप ये जो इनवॉइसेस अगर आपके बुक्स में नहीं है, तो आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन से इसके बारे में पूछ सकते हो। डिस्क्रिपेंसीज इन इनवॉइस वैल्यू, बहुत बार गलती से इनवॉइस वैल्यू गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको इनवॉइस देना था 10,000 का, वो 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का 10,000 भी हो सकता है।
कोई भी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वैल्यू में चेंज हो सकता है, या फिर हमने बताया इनवॉइसिंग के टाइम पे फ्रेट वैल्यू नहीं जाता है वहां पे, तो वो भी एक डिफरेंस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आप वो रेक्टिफाई करवा करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये रिकंसिलेशन करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है, आपके बुक्स में 2 बार बिल बुक हो सकता है, लेकिन पोर्टल पे एक ही बार उन्होंने चढ़ाया होगा, या ऐसा होगा कि आपको कोई और बिल दिया होगा, फिर आपके परचेज डिपार्टमेंट ने उस बिल में कुछ मटेरियल नहीं आया होगा, या फिर कुछ रेट को लेके डिफरेंस होगा, तो उन्होंने बोला होगा कि आप ये बिल कैंसिल करके दूसरा बिल रिवाइज बिल दीजिए, तो आपने रिवाइज बिल बुक कर लिया होगा। तो ऐसा 2 बार भी डुप्लीकेट एंट्री होने के चांसेस है, देर आर चांसेस। तो उस केस में आप 2 बार इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले लो, या फिर आपके बुक्स मैच नहीं होंगे आपके सब वेंडर के साथ में, तो ये भी आप रिकंसिलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स और जो कॉमन डिस्क्रिपेंसीज रहते हैं रिकंसिलेशन करने के, या क्या जरूरत है ये रिकंसिलेशन करने की। वो इसके आगे वो रिकंसिलेशन करना कैसे है, सबसे बड़ा टास्क वही है कि रिकंसिलेशन करे कैसे। तो वो रिकंसिलेशन कर बताने के लिए मेरे साथ कल्पेश है, जो आपको हेल्प करेगा। एक रो डेटा है हमारे पास में, बेसिकली सेल्स रिकंसिलेशन और परचेस रिकंसिलेशन एक जैसा ही है, दोनों में भी पोर्टल से डेटा आता है, और एक डेटा पोर्टल का होता है, एक डेटा बुक्स का होता है, ठीक है। जब भी आप सेल्स रिकंसिलेशन करें तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी आप उसमें इंक्लूड कर लें। और जब भी परचेस का रिकंसिलेशन करें तो सिमिलरली आपका अगर डेबिट नोट है, परचेस रिटर्न है, या फिर पार्टी से आपको क्रेडिट नोट आया है, तो आप वो इंक्लूड कर लें उसमें, ठीक है। तो एक रो डेटा है कल्पेश जिसके ऊपर वर्क करेगा ड्यू टू प्राइवेसी। हमारे पास एक रो डेटा है, उसके बेसिस पे आपको एक एक जीएसटी पोर्टल का डेटा है, उसके बेसिस पे वो आपको एक रिपोर्ट बना के बताएगा, विच इज 90% एक्यूरेटली आपका टाइम जो है वो कम कर देगी। इट इज बेटर देन बी लुकअप। बी लुकअप से ज़्यादा अच्छा है ये। बी लुकअप हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो आई विल हैंड ओवर टू द कल्पेश फॉर फर्दर एक्सेल टेक्निक्स। मीनवाइल जब तक हम ये फाइल्स ओपन करते हैं तब तक आप भी, आपके यहाँ पे अगर चाहिए तो कोई भी 2 फाइल्स ले सकते हो आप। पोर्टल का अगर कोई डेटा होगा या आपके पास परचेज रजिस्टर का कोई डेटा होगा, आई विल अलाउ यू 2 मिनट्स। आप 2 मिनट के अंदर अगर आप वो ले लीजिए, और साथ में साथ करके देखिए अगर आपका होता है। अगर कोई क्वेरी आती है तो वी आर हियर फॉर रिजॉल्विंग योर क्वेरी। तो अगर आप साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है। So, good evening, everyone. I am Kalpesh. I am working in GST department. So, hope I am audible to everyone. So, everything has been explained to you by Vishal sir. I am here to, I am delighted and excited to share with you the Excel tips and tricks to complete this task quickly, not in 1 minute or 5 minutes, but efficiently and effectively. So, let's start. So, this is a basic format which I have created. First will be source which will contain records come from 2 sources. One is books and one is portal. So यहाँ पे हम बुक्स का डेटा एंटर कर देंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा है, टेम्पररी आईडी, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, मैच, फिर जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, मंथ, डॉक्यूमेंट टाइप लाइक इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ट्रांजैक्शन टाइप, एंड देन रिमार्क्स। हम लोग का फाइंडिंग्स जो यहाँ पे आ रहा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो देन बुक्स में क्या आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, और जब पोर्टल का डेटा यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे तब पोर्टल का क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास परचेज एज पर बुक्स है। सो फर्स्ट थिंग इज जीएसटी।
पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, document type will be invoice, अब यहाँ पे एक ही आईजीएसटी का कॉलम है तो मैं यहाँ से ही पूरा पिक कर लूंगा। समटाइम्स इट में हैपन कि आईजीएसटी 5%, 12%, 18% एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, तो उसको मर्ज करके एक कॉलम पे लाना पड़ेगा, फिर बाद में यहाँ से पिक कर लेंगे पूरा डेटा। सो अभी अब तक हमारा परचेस रजिस्टर आया है जिसका टोटल ये बन रहा है। अब हमारे बुक्स में डेबिट नोट्स भी होंगे, तो उसका भी वैल्यूज ले लेते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग करते वक्त बेसिकली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपरली डेबिट नोट नंबर्स अभी यहाँ पे डाले नहीं है। वेंडर से जो आया है, जो टू बी में डेबिट नोट्स नंबर होते हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको कैसे टैकल करें वो भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप्स में रेगुलर हो सकता है, इंपोर्ट फ्रॉम सेल्स पार्टी हो सकता है, आरसीएम हो सकता है। तो वो कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए ये कॉलम है। तो यहाँ पे ये सब आईटीसी रेगुलर अज्यूम करके हम लोग चलते हैं।
तो अब हमारा बुक्स का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे बस मंथ अगस्त 23। अब डेबिट नोट्स में जो आईटीसी मेंशन्ड है वो हमारा आईटीसी रेड्यूस होता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। सो फाइनली हमारे बुक्स के हिसाब से आई में है 1,24,975, सी में है 6,57,675 एंड एस में भी सेम। सो ये पूरा बुक्स का आईटीसी आ चुका है। अब एज पर पोर्टल जो जीएसटीआर 2B में दिख रहा है वो यहाँ पे फीड करते हैं। अब ये यहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज यहाँ पे यस है, तो ये इस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो ये एक अलग कैटेगरी से क्लेम करेंगे हम लोग इसको। तो ये वहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में इसको सेपरेटली मेंशन करके इसका रिकन्सिलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ही मैंने लिख दिया है कि ये रेगुलर है, और जहाँ पे आरसीएम यस है उसको आरसीएम यस में ले लिया है। अब अब जब मैं अमाउंट पेस्ट करूंगा तो ये बुक्स का कॉलम है, यहाँ पर पेस्ट नहीं करूंगा, ये पोर्टल वाले कॉलम्स में पेस्ट करूंगा, पोर्टल आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर किसी के केस में सेस एप्लीकेबल है तो वो कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सेम वे डेबिट नोट्स भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सब क्रेडिट नोट्स ही है, तो सब रेड्यूस ही होगा आईटीसी से। कहीं पे कहीं डेबिट नोट आ गया तो उसका आईटीसी इंक्रीज होगा, तो उसको नेगेटिव नहीं करेंगे हम लोग।
डेबिट नोट्स के वैल्यूज इसको भी हम जो डेबिट नोट्स है उसके वैल्यूज को नेगेटिव कर देंगे। सो ओवरऑल पिक्चर अब हमारा ये है कि हमारे पास बुक्स में है 1,20,000, पोर्टल में है IGST 1,27,000, 6,53,000 इन CGST एंड 6,53,000 इन SGST। सो टोटल डिफरेंस इतने का है नेट। सो अब मेन एक्शन आता है कि फर्स्टली हम इनको GST नंबर के बेसिस पे जितना हो सके उतना सॉल्व करेंगे। जैसे एक पार्टी के अंदर 10 इनवॉइसेस है इन बुक्स एंड इन पोर्टल। सो दोनों जगह पे अगर GST लेवल पे ही टोटल मैच हो जाता है तो डीप जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग को उसका डेट, उसका इनवॉइस नंबर, कैरेक्टर प्रिसाइजली एकदम चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पाइवट टेबल क्रिएट किया है जस्ट फॉर मैचिंग इट टेम्पररीली। ये पाइवट टेबल में सिर्फ मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम एक टेम्पररी आईडी क्रिएट करके रखा था, ये एक यूनिक आईडी हमेशा मैं वेरिएबल रखूंगा ताकि मैं किसी भी कॉलम को एक यूनिक आईडी की तरह यूनिक आईडी बना सकूँ उसे। सपोज अब मुझे GST बेसिस पे मुझे मैच करना है तो मैं GST को टेम्पररी आईडी बना दूंगा। अगर मुझे इनवॉइस नंबर के बेसिस पे मैच करना है तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर लेके आऊंगा और उसे यूनिक आईडी बना दूंगा। या और कोई, अगर सपोज हमारा इनवॉइस नंबर मैच नहीं कर रहा है या GST के बेसिस पे नहीं हो रहा है तो हम एक यूनिक कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट लेके, इनवॉइस नंबर का कुछ पार्ट लेके, डेट लेके एक कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हैं जिसके बेसिस पे वो दोनों मैच हो जाए बुक्स में और पोर्टल में। सो इस पाइवट टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक टेम्पररी आईडी जो वहाँ पे था, दूसरा बुक्स के IGST CGST SGST है और पोर्टल के IGST CGST SGST है। अब ये डिफरेंस कॉलम है, ये आप मैनुअली भी यहाँ से निकाल सकते हो, दिस बुक्स IGST माइनस पोर्टल IGST, और एल्स। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आप फिल्टर करोगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला रह जाएगा। तो इसको थोड़ा क्लीन रखने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एनालाइज में, फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड्स। तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो आपको नाम देना है वो देके डिफरेंस बुक्स IGST को सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, और इसमें से जो माइनस करना है वो माइनस करके पोर्टल IGST करके इंसर्ट कर सकते हो। जब ऐप ऐड कर दोगे तो एक डिफरेंस का ऐसा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो डिफरेंस का एक IGST कॉलम ऐसा क्रिएट हो जाएगा, CGST एंड SGST। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम अब हमारा डेटा कितना भी
ये टेबल कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, हमारा डिफरेंस हमें इजीली मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं टेम्पररी आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीएसटी के बेसिस पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आके जस्ट मुझे अब रिफ्रेश करना है। तो जीएसटी लेवल पे बुक्स में ये यहाँ पे इतना जीएसटी दिख रहा है 1,24,000, सी में 657 जो वहाँ पे दिख रहा था, और सेम यहाँ पे एज पर पोर्टल टोटल डिफरेंस है इतना। तो अब हमें वो पार्टीज देखने हैं जिनके डिफरेंस नहीं है, यानी कि जीरो। ये हो गए आईजीएसटी के, ये हो गए सीजीएसटी के। तो इतने वेंडर्स है जिनका कोई डिफरेंस नहीं है इन एट जीएसटी लेवल। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे एक मैंने टेम्पररी क्रिएट किया हुआ है वहां पे पेस्ट करता हूँ। इसका बताता हूँ मैं क्या क्या पर्पस है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा। अब यहाँ से मैंने वो पार्टीज को फिल्टर लिया है, कॉपी किया है जिनके डिफरेंस जीरो है, यानी कि जितने बुक्स में है एज पर बुक्स आईजीएसटी है 1,159, उतने ही पोर्टल पे आईजीएसटी है 1,159। एंड सेम गोज विथ सीजीएसटी 65,902 एंड पोर्टल सीजीएसटी 65,902। तो ये इतने जीएसटी नंबर्स को कॉपी करके मैंने एक सेपरेट जगह पे रख दिया है। अब मैं यहाँ पे आके अगर मैं मैच फॉर्मूला यूज करूँ, मैच दिस विथ दिस, यानी कि यहाँ पे जितना डेटा है कॉमा एक्यूरेट एग्जैक्ट मैच। तो जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं यानी कि वो रो नंबर्स है जो एग्जैक्ट मैच हुए हैं, अगर मैं उनको फिल्टर करूँ तो मेरा डिफरेंस ये पार्टीज टोटली मैच हो चुके हैं, इनके इनवॉइसेस पूरे मैच हो चुके हैं। यहाँ पे डिफरेंस इतना ही बचा है, तो इसको मैं लिख लूंगा मैच रिमार्क्स में। अब जिनको मैंने रिमार्क्स मैच दे दिया है उनको फिल्टर आउट कर देते हैं यहाँ से। अब इतने पार्टियों का मुझे इनवॉ किसी और बेसिस किसी और रो को आईडी बना के उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनवॉइस बेसिस पे। यहाँ पे आके जस्ट रिफ्रेश कर देंगे तो ये टेम्पररी आईडी चेंज होकर इनवॉइस नंबर के बेसिस पे हो जाएगा। अब सेम वे में यहाँ के फिल्टर लगा देंगे। अब ये डेटा वो शो नहीं कर रहा है जो ऑलरेडी मैच्ड है, क्योंकि वो हम लोग ने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर फिर से डिफरेंस को मैं अगर फिल्टर लगाऊं, इधर ही रहने दो। तो इतने इनवॉइसेस है जो एग्जैक्ट मैच है। जितना बुक्स में है 88,755 उतना ही पोर्टल पे 88,756।
तो ये जो प्रीवियसली पेस्टेड था वो डिलीट कर देता हूँ और नया टेम्पररी आईडी जो है हमारा मैच हुआ है उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे आके मैच जो ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया था उसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैच में अब वो वाले हैं जो करंटली हम लोग ने पेस्ट किया है इनवॉइस नंबर बेसिस पे। तो 136 रिकॉर्ड्स हमारे इस बेसिस पे मैच हुए हैं इनवॉइस। तो यहाँ पे डिफरेंस 1.24 का है बस। तो इसको भी हम कर देंगे मैच। सो अब अनरिकनसाइल्ड आइटम अब इतने का ही बचा है जो 35, 86, 86 एंड यह 37, 82, 82। तो अब हम डेट को यूनिक अब एक थोड़ा डेटा को थोड़ा स्मॉल यूनिट्स में कट करके उसे सेपरेटली देखते हैं। यानी कि जैसे अभी हम लोग ने इसको सिर्फ डेबिट नोट्स को देखते हैं और यहाँ पे तो इनवॉइस नंबर बुक्स में था ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि डेट वाइज कुछ मैच हो जा रहा है या नहीं। ये जो पोर्टल में आरसीएम है वो बुक्स में हो सकता है रिकॉर्डेड हो पर मोस्टली वो नहीं है इस केस में। फिर से यहाँ आके रिफ्रेश। ट्रांजेक्शन टाइप को फिल्टर कर लेंगे, सिर्फ डेबिट नोट्स को कंसिडर करेंगे फिलहाल। सॉरी, डॉक्यूमेंट टाइप्स। अभी यहाँ पे डिफरेंसेस 0 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतने डेट बेसिस पे डेबिट नोट्स मैच हो रहे हैं।
अब 66 रिकॉर्ड्स बचे हैं जो हमें थोड़े मैनुअली जाके इनवॉइस लेवल पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे और ऑटोमेट किया नहीं जा सकता। सो सपोज हमने एक पार्टी कंसिडर कर ली, यहाँ पे सिर्फ GSTR 2B में है। So this is only on portal. This is only on portal. This is only in books. This is also not in books. अब यहाँ पे कुछ इनवॉइसेस है जो बुक्स में और GSTR 2B में है, पर सिंस दोनों जगह पे एग्जैक्ट फिगर ना होने की वजह से हमारा ये मैच नहीं हुआ था। तो इस केस में हमें ये सिंगल सिंगल चेक करना पड़ेगा। लाइक इसमें डेट वाइज चेक कर सकते हैं हम लोग, एंड दिस इज मैचिंग। पर इसके बुक्स में यहाँ पे कम वैल्यू पे बुक हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू पे पोर्टल में दिख रहा है। तो इस केस में जितना हमारे पास बुक्स में है, विच एवर इज लोअर ही हम लोग कंसिडर करेंगे। इन एनी केस अगर आपका इनवॉइस रिवाइज होने वाला है फ्यूचर में, तो जब रिवाइज होगा तब उतना एडिशनल क्लेम कर लेंगे हम लोग को। या अगर आपको डाइसी लग रहा है ये इनवॉइस, तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड करके नेक्स्ट जब वो फाइनलाइज हो जाता है, दोनों जगह पे सेम हो जाता है, तब क्लेम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लेम्ड एज पर बुक्स ही लिखता हूँ।
तो ये अब दोनों ये फर्स्ट वाला एक मैच हो चुका है, तो दिस इज मैच। ये 252 अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर मैच हो जाता है तो फिर वो शायद वही होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार। 256, so this is not in portal. And this is not in books. सेम वे में यहाँ पर ये और ये दोनों सेम इनवॉइस नंबर है, बट पोर्टल पे ज़्यादा वैल्यू से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस केस में भी हम एज पर बुक्स ही क्लेम करेंगे। देन अनदर वन इज 1391 एंड 1391। सो इस केस में अब पोर्टल में कम है और बुक्स में ज़्यादा है, तो एज पर पोर्टल ही हम क्लेम करेंगे। और आपका अगर इनवॉइस रिवाइज हो जाता है पोर्टल पे, तो इंक्रीमेंटल जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उतना नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर सकते हैं। बाकी दिस इज नॉट इन बुक्स। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बुक्स में 630 रिकॉर्डेड है, बट GSTR2B में उसके पहले के कैरेक्टर्स है HT/INV, ये भी हो सकता है। तो इस केस में भी आप इनवॉइस नंबर को, टेम्पररी आईडी को सेम कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का सबके एक्सेल्स अगर लेटेस्ट वर्जन में होंगे तो कंट्रोल E करने से फ्लैश फिल हो जाता है, तो जहाँ पे नंबर्स होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे।
सो अब एक्सक्लूडिंग जो हमारा मैच है, जो आइडेंटिफाइड चीज़ें उनको एक्सक्लूड करके अब जो ब्लैंक है उसी को फिल्टर रखते हुए यहाँ पे चेक करते हैं उस न्यू इनवॉइस नंबर के बेसिस पे कुछ मैच है मिलता है क्या। तो इस वे में सब करने के बाद अब ये सिमिलर है, आगे के टास्क जो मैचिंग करने हैं सब सब जगह पे सेम ही टास्क करना है कि यहाँ पे बुक्स में सिर्फ है तो पोर्टल में नहीं है, तो यहाँ पे वही आएगा नॉट ऑन पोर्टल और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम एक जस्ट अनदर एक पाइवट टेबल बना देंगे। तो इस वे पे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे मैच में कितना है, एज पर बुक्स यहाँ पे इतने हैं, पोर्टल में इतना है और डिफरेंस 0 है। नॉट ऑन पोर्टल यहाँ पे सिर्फ बुक्स में है, पोर्टल में नहीं है। फिर क्लेम्ड एज पर बुक्स यानी कि बुक्स में लोअर होने की वजह से क्लेम्ड एज पर बुक्स लिया है, 190 रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुआ है पोर्टल पे। क्लेम्ड एज पर पोर्टल नॉट इन बुक्स जो पोर्टल में है पर बुक्स में नहीं है, और ये आरसीएम एज पर पोर्टल है जो बुक्स में नहीं है। सो इतने अभी भी अनआइडेंटिफाइड है जो कि सेम ही इन्हीं किसी ना किसी कैटेगरीज में वो फिट बैठने वाला है। सो होप सो आपको ये समझा हो और मेरा ये एक्सप्लेनेशन वैल्यूएबल लगा हो। सो फर्दर मैं विशाल सर को वापस स्क्रीन देना चाहूँगा। एक सेकेंड। Thank you, Kalpesh. I hope you all have understood this technique. इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं थी, बट यू कैन डू जस्ट थ्रू योर एक्सेल स्किल्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट इन चैट बोर्ड। फर्दर आई विल अलाउ यू योर माइक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सो ये हमारे ये 4th सेशन था। जो नेक्स्ट सेशन है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं उनको लेके आने का, और उसका जीएसटी से अकाउंटिंग करते टाइम जीएसटी के बारे में क्या ध्यान रखना है। मतलब अकाउंटिंग जीएसटी, अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉपर रहेगा तो आपको ये सारे रिपोर्ट्स भी इजीली जनरेट हो सकते हैं। आपको ज़्यादा रिकन्सिलेशंस भी इजी हो जाएंगे आपके लिए। और दूसरा, आपके अगर अकाउंटिंग अच्छा होगा तो आपको डिपार्टमेंटल अगर कोई नोटिस आता है तो आप उसको इजी वे में आंसर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल होगा। आपको कुछ भी फिल्टर करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिपार्टमेंट को, बिकॉज अगर आप रिटर्न फाइल करते टाइम वो फिल्टर करते हो और ऑल ऑफ सडन आपसे 4 से 5 साल का डेटा मांगा जाता है, देन वो मिसमैच होने के चांसेस हैं। सो बेटर है कि आपकी अकाउंटिंग जो है वो
वो सब ध्यान में रख के हो कि जीएसटी के हिसाब से अगर आपकी अकाउंटिंग रहेगी तो आपके रिटर्न भी एक्यूरेटली जाएंगे, आपका लॉस भी कम से कम होने के चांसेस हैं। तो जो नेक्स्ट सेशन है, अगर आपको ये फोर्थ सेशन, मतलब जो फर्स्ट से लेके फोर्थ सेशन अगर आपने अटेंड किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी फर्दर आपको आप चाहते हो कि कोई भी पॉइंट इंक्लूड करना है इन द नेक्स्ट सेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 19th, so आप we will float the Google form. You just fill your queries and we will try to include all your queries in the next session. Okay. And if you have any question related to this session, please post in chat box, or you can unmute yourself and discuss about your queries.